नमस्कार जंटू, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, यानी कि 4 राज्य और 1 यूटी। सबकी निगाहें इस बात पे पड़ी हुई हैं कि बंगाल में क्या होगा। बंगाल में दीदी एक बार फिर सत्ता में काबिज होंगी या फिर सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि असम, जहां कांग्रेस अपना दम भर रही है कि हम वापसी करेंगे, तमिलनाडु, केरल में भी एक बड़ी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी की लगातार 2 बार से जीत, तीसरी बार में क्या होगा, हेमंत बिस्वा का क्या होगा। पुडुचेरी में भी हर राज्य अपना एक महत्वपूर्ण वजूद रखता है। खैर, लेकिन बंगाल को लेकर के, क्योंकि वहां एसआईआर एक बड़ा सरदर्द है ममता बनर्जी के लिए। अब कितना क्या रहेगा, ये बात भी है कि 2 चरण में चुनाव करवाने से सिचुएशन का पता नहीं लगेगा। और अगर, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की बात करें तो वो खुद की अपनी वर्क फोर्स है उनके पास में, लेकिन बीजेपी में ये हम लोग भी देख रहे हैं, राजस्थान से भी काफी लोगों को भेजा गया है और वहां चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि एक मतदाता को बीजेपी के वर्कर्स 5 से 7 बार तक टच करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो अप्रोच 5 से 7 बार तक होगी। खैर, हमारे साथ विश्लेषकों की टीम है, पॉलिटिकल नजरिए से हम देखेंगे। ओम सैनी साहब हैं हमारे साथ में, राजीव जैन साहब हैं, दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। रिजल्ट तो जो होंगे वो होंगे, लेकिन इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, अपेक्षित भी थे कि रिजल्ट डिक्लेयर अनाउंसमेंट होना है चुनाव का। तो क्या लगता है आपको कि सबसे हॉट स्टेट फिलहाल बंगाल को ही कह सकते हैं? यूं तो देखिए, हर राज्य की अपनी एक उसका वजूद है, वो ध्यान रहता है, वहां के नागरिक वहां की नई सरकार बनाते हैं। लेकिन फिलहाल क्या कहा जा सकता है कि बंगाल पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं? ऐसा नहीं योगेंद्र जी, मेरा ख्याल है कि 5 राज्य जो भी हैं जो चुनाव हो रहे हैं, उनका सबका अपना एक अलग स्वरूप है। उस स्वरूप में उनकी पहचान है, सत्ताधारी दल है या नहीं है, वो उस हिसाब से ही अपनी सारी रणनीतियां चल रहे हैं। कुछ अनुभव उनके हैं जो उनको बिहार से मिले हैं और हरियाणा से मिले हैं और महाराष्ट्र से मिले हैं। उन सबको उन्होंने अपने तरीके से इस्तेमाल करने की चेष्टा भी की। और सबसे ज्यादा जो इन बातों का जो ज्यादा प्रभाव मुझे बंगाल पे नजर आ रहा है, जिस तरीके से चुनाव घोषणा के कुछ देर पहले ही वो जो लक्ष्मी योजना है, क्या वो जो महिलाओं को 500 रुपए और बढ़ा करके कुछ देने का जो काम किया है, कैश की जो एक राजनीति, जिसकी आज चर्चा भी अखबारों में भी थोड़ी थोड़ी बातें आई, तो लगता है कि वो तो एक मुद्दा है जो इस महंगाई के जमाने में और सारे ही राज्यों में वो बातें असर करेंगे। तो वो बंगाल में निश्चित रूप से ज्यादा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आजकल क्या सीधा पैसा जो पॉकेट में आ रहा है उसको लोग मान करके चलते हैं कि बिहार और दूसरे स्टेट्स हो, सब जगह इसका फायदा मिलता नजर आया। हाँ, उसी की वजह से तो आप ये मान के चले कि वो तो सब ठीक है, जब आओगे तब देख लेंगे, लेकिन पहले क्या कर रहे हो, जो कुछ कर दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण। और उसका नतीजा हमने बिहार में देखा, उसका नतीजा हमने हरियाणा में देखा, उसका नतीजा हम जहां भी अभी इलेक्शन हो रहे हैं सब जगह करीब करीब सीधी सी बात है कि क्या दे सकते हैं आप। आ जाओगे तब तो सत्ता में पता नहीं क्या करोगे, लेकिन फिलहाल क्या तो ये जो नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए जो एक ये कैश देने का जो सिलसिला चला है, जिसकी बड़ी आलोचना भी कर रहे हैं जो लोग एक अलग किस्म का जो इलेक्शन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कमिटेड वोटर रहे, इसको पैसे की चिंता नहीं हो। अरे यार, मतलब जब घर में 2 वक्त की रोटी का सिलसिला गड़बड़ाता है तो पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है कि हाँ अभी तो थोड़े दिन ठीक से रहेंगे। तो वो बंगाल में इसका मुकाबला होगा निश्चित रूप से। अब इसका क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक मर्जिंग फोर्स है, जिसको कि आप ये कहिएगा कि बंगाल जो अपना रंग पलटता है तो खूब तेजी से पलटता है। तो अब ऐसा लगा जा रहा है कि सब ममता जी ने जितने साल शासन किया है अभी, उसको लेकर के उनका कमिटमेंट तो नजर आता है,
लेकिन उनके साथ साथ में उनके जो भ्रष्टाचार की कथाएं जो जोड़ी हैं और जिनको प्रचारित किया जा रहा है, उनका क्या जवाब होगा। अब वो बंगाल स्मिता का सवाल जैसे वो बड़ा कॉमन है, बंगाल स्मिता या फिर तमिलनाडु में द्रविड़ स्मिता, ये स्मिताओं का सिलसिला भी होगा। सिर्फ मुझे लगता है कि जैसे केरल में आप देखिएगा तो वहां एक कार्यक्रम के साथ में सिलसिला बनता है कि आपने कुछ किया है तो आपको लाभ मिलेगा, और आपने नहीं किया है तो खट से आपको काट करके दूसरे को खड़ा कर देता है। तो वहां का हो सकता है ये रोचक नहीं, ये तो मेरा ख्याल है कि आखिर चाल चल चुके हैं। ममता जी ने तो अपनी बात कर ली है कि महिलाओं को क्या देना है, नौजवानों को क्या देना है, और बंगाल की स्मिता को कैसे बरकरार रख करके लोगों के बीच में जाना है। अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बंगाल में डोमिनेटिंग हो। बंगाल में भी जाएंगे तो वहां या तो प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता है या अमित शाह जी का चेहरा हो सकता है, वहां का लोकल चेहरा ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी खामी है। तो लड़ाई मुझे ठीक से उठती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि ये तो सही है कि उनके पास में जो कैडर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो अपनी ऑनेस्टी के साथ में काम करेगा। राजस्थान से भी जाएगा और यूपी से भी जाएगा और बिहार से भी जाएगा, लेकिन वो कितना कारगर होगा ये तो हम देखेंगे। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो हलचल स्टार्ट हुई है। बिल्कुल, क्योंकि जल्दबाजी भी होगी, बात सही कह रहे हैं आप। चले, मैं राजीव जी आपका रुख करना चाहूंगा। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी भी उसी उनके कैबिनेट से ही आए हुए हैं। वहां चेहरे के नाम पे ये कहा जा रहा है कि वोट केवल कमल का फूल और नरेंद्र मोदी, क्योंकि बड़ी संख्या में वोट कटे हैं। तो अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या पोजीशन होगी, क्योंकि पिछली बार तो ताल ठोक करके बड़े अच्छे तरीके से उनके चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि बीजेपी अगर 100 सीट लेकर के आ जाए तो हमेशा के लिए मैं इस तरह का काम छोड़ दूंगा, बड़े दावे के साथ कहा था। लेकिन आज कोई कहने की स्थिति में नहीं है। तो वहां फैक्टर ये माना जा सकता है कि इन स्टेट्स में, देखिए केरल की अभी अगर बात कर लें तो बीजेपी के पास में ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पे वोट मिल सकते हैं। तमिलनाडु में पोजीशन नहीं है, वो असम में हेमंत बिस्वा इनका है, बंगाल में ऐसा कोई चेहरा नहीं है। तो सब जगह मोदी मैजिक के नाम पे ही बीजेपी अपने भाग्य आजमा रही है। देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहा है वहाँ बीजेपी का पहले से बड़ा कमजोर रहा है। तो उस रूप में यदि हम देखें तो चेहरे की जहां तक बात है तो पिछले 8-10 साल में जो बीजेपी की हम रणनीतियों को देखें तो चेहरा तो उन्होंने कहीं भी सामने नहीं रखते हैं, वो पूरा एक संगठन के उस पर चलते हैं। और जहां तक बंगाल की बात है तो बीजेपी के लिए मतलब बहुत ये सफलता वाली बात है कि वो बंगाल में उसने इतनी तगड़ी घुसपैठ कर ली। जहाँ बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी और कांग्रेस थी, तो आज कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों एक मतलब वहां खत्म सी हो गई दोनों पार्टियां। अब बीजेपी एक नई फोर्स के रूप में पिछले चुनावों में भी देखा, बीजेपी ने अपनी पूरी मेहनत भी की और बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचा। मुझे एक वाकया याद आता है, 20 या 25 साल पुरानी बात है। राजस्थान बीजेपी के ही कार्यालय में बैठे हुए थे हम लोग, वहाँ बीजेपी के और नेता भी थे। तो बंगाल में म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हुए, तो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में कोई 8-10 पार्षद बीजेपी के जीत गए, तो बड़ी खुशियां मनाई गई। तो बीजेपी का मतलब हम अंदाजा ये लगा सकते हैं वहाँ बीजेपी कुछ नहीं थी, वहाँ 4-5 पार्षद ही भी जीत गए, तो बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट बीजेपी के लिए माना गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देखें तो बीजेपी वहाँ एक बड़ी फोर्स के रूप में आई है। अब ममता बनर्जी इतने लंबे समय से है, इसमें भी कोई मतलब कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी वहाँ एक बहुत बड़ी पॉपुलर लीडर के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। जो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, उसकी पैठ मतलब एक जिस तरीके से वहां अंदर तक घुस गई, तो कांग्रेस कुछ पार्टियों को सफाया कर दिया। अब वहां सीधी टक्कर भाजपा और तृणमूल के बीच में होनी है। ऐसे प्रदेशों में जहाँ भाजपा बिल्कुल शून्य जैसी स्थितियों में थी, वहां इस स्थिति में पहुंच जाना कि वो सरकार बनाने के मतलब दावे के रूप में भी अपने को आपको पेश कर रही है। पिछले चुनाव में तो किया ही था जोर शोर से, वहां वो स्थिति रही। अब एसआईआर के बाद यहाँ क्या स्थिति रहती है, ये तो नतीजे ही हमारे सामने आएंगे जब सारी चीजें स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा ने जिस तरीके से असम में अपनी पेट बढ़ाई, असम में भी भाजपा का कोई आधार नहीं था, लेकिन अब सरकार बन गई, उनके पास एक चेहरा आ गया हेमंत बिस्वा शर्मा के रूप में, तो उसकी बदौलत पिछले 2 बार से वहां भाजपा की सरकार चल रही है, कहला रही है। वहां भी एक इन राज्यों में एक
बंगाल और असम में क्या है कि एक माइनॉरिटी फैक्टर भी काम करता है। तो भाजपा अपने जो मूल जो उसका कोर इशू है हिंदुत्व का, उस बलबूते असम में तो बड़ी पॉपुलर हो गई। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो मूलतः जिनको कहा जा सकता है कि वो संघी विचारधारा के लिए, लेकिन वो उससे भी ज्यादा जो संघ के लोग होते हैं उससे भी ज्यादा के रूप में उन्होंने साबित कर दिया। अब बंगाल में क्या स्थिति रहती है, कौन सा चेहरा आता है या पार्टी संगठनिक रूप से सामने आती है। केरल की जो स्थिति है वहाँ यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में जो टक्कर होती है, भाजपा वहाँ क्या चीज मतलब कुछ स्थान भी बना लेती है तो वो भी एक उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तमिलनाडु की भी स्थिति करीब करीब कमोबेश ऐसी है, लेकिन जो फोकस है उत्तर भारतीय लोगों का जो फोकस ज्यादा रहेगा वो बंगाल और असम के नतीजों को लेकर रहेगा कि वहाँ किस तरीके का चुनाव होता है, वहाँ क्या चीजें होती है। तो ये सब चीजें तो आने वाले समय में ही साफ होगी। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हर राज्य की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण भी है। केरल की बात करें, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का एक वजूद फिलहाल अगर सरकार के हिसाब से देखें तो केरल है, उनके लिए बहुत ही करो या मरो की स्थिति बनेगी। ममता बनर्जी के लिए इस वजह से बनेगी कि उनका गढ़ वही है, अगर वो हाथ से निकल जाता है तो ममता बनर्जी का जो प्रेशर दिल्ली के माध्यम से वो स्थापित करना चाहती है वो कम हो जाएगा। असम की अगर बात करें तो बीजेपी का एक वो गढ़ है सेवन सिस्टर्स में जो सरकार में लगातार बना हुआ है, और एक बार वापसी होती है कि नहीं होती है ये बड़ी बात होगी। इसी तरह से तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी स्टालिन है, उनका अपना एक वजूद की बात होगी कि जयललिता की डेथ के बाद में बीजेपी लगातार वहां पे अपने पांव जमाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। वहां पे भी उसी तरह से अपने वर्क फोर्स से है, अलग अलग स्टेट से उसे भेजा गया है, लेकिन अब देखिए कितनी क्या सफलता मिलेगी। हर राज्य की अलग अलग लैंग्वेज है, वहां की वर्किंग स्टाइल अलग है। हिंदी भाषी राज्य जहां बीजेपी का सबसे बड़ा वजूद रहा है, वहां से निकल करके इन राज्यों में अपनी पैठ जमाने की पूरी कोशिश करेगी। तो चले, मैं प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, चार राज्य, एक यूनियन टेरिटरी यूटी, इनके इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि सियासी हलचल कहाँ ज्यादा देखने को मिल सकती है? देखो योगेंद्र जी, अगर हम पांचों राज्य केंद्र शासित प्रदेश सहित इनकी बात करें तो असम और पांडिचेरी के अलावा 3 राज्यों में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में भाजपा का भी सत्ता में नहीं आई। केरल में तो स्थिति यहाँ तक रही कि वहां उन्होंने एक सीट भी विधानसभा की नहीं जीती है, लेकिन एक लोकसभा सीट और एक नगर निगम में उन्होंने कब्जा करके एक संदेश वहां बड़ा छोड़ा है कि भाई इससे जो वाम दल है उनको ये चिंता भी हुई कि भाई ये 2 सीटें कैसे ये निकाल ले गए, जहां बिल्कुल नामो निशान नहीं था। तो ऐसा नहीं कि वहां केरल में कि भाजपा का नाम ना हो या कुछ ना हो। हम तमिलनाडु की बात करें तो स्टालिन बहुत मजबूत है, डीएमके के वहां, और एआईडीएमके से बीजेपी का गठबंधन है। तो लेकिन वहां एक बड़ा बदलाव भी एक बड़ा हुआ है कि वहां एक फिल्म अभिनेता ने एक नई पार्टी बनाई है, थलपति नाम से, जो वो भी एक उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा वो है कि किस तरह से ये किधर जाएंगे क्या नहीं जाएंगे। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां भी उन्होंने कुछ न कुछ संदेश छोड़ा है। पश्चिम बंगाल में 15 साल से सत्ता में ममता बनर्जी, वहां का रीजन जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला जो ये राज्य है, वहां रीजन ये कि जो वाम 2011 में वाम दल और कांग्रेस ये आउट हो गए थे, तो उनका वोट ये टीएमसी को डाइवर्ट हो गया पूरा, उधर वो वोट चला गया। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी लेकिन पिछली बार 77 सीट जीत के जो वो किया, वो भी एक बड़ी बात ही रही। अब ममता बनर्जी की वहां एंटी इनकम्बेंसी का कितना फायदा ये उठा पाती हैं, लेकिन बंगाल में एक बड़ी बात यह है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो। दीदी का जादू, दीदी का रुतबा, दीदी का रौब, और दीदी के मतलब जो लोगों से उनका प्यार है वो बहुत ज्यादा वहां चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार वहां काफी समय से 5 साल से वहां लगातार काम किया है। 5 साल से वहां लीडर्स जाते रहे। आप ये देखिए कि वहां अब अमित शाह उन्होंने अपने खुद के बहुत ही विश्वसनीय भूपेंद्र सिंह यादव को प्रभारी बना के भेजा हुआ है। यहाँ तक कि संघ से भी एक विशेष व्यक्ति
वहां लगे हुए हैं प्रभारी के रूप में। ये जो चीजें हैं, इनको देखते हुए देखो चुनाव में कुछ भी होना संभव होता है। और जो मुद्दा चल रहा है बंगाल में गरीबी का और जो घुसपैठ का, इस बार थोड़े ज्यादा और ये प्रभावी मुद्दे हुए हैं। तो बंगाल पर नजर ही नहीं, बंगाल पर तो पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का है कि किस तरह से दीदी की चौका लगने से रोका जाए। तो यहाँ पूरा जो साल भर 5 साल जो ताकत लगाई, उससे थोड़ा चर्चा ये है, जाके वहां के जर्नलिस्ट कुछ है उनसे जो बात हुई, यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं कि 77 माइनस भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी, प्लस ही हो सकती है। लेकिन वहां जीत हार किसकी होगी ये कहना एक बड़ी बात होगी, और ये कहना भी असंभव है, क्योंकि ऐसा फील्ड में पूरी तरह लग नहीं रहा कि भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी बना ही लेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब एक चिंता असम बचाने की भी होगी। असम में एंटी इनकम्बेंसी है 2 बार सरकार का, तो वहां भी बचाने की एक चुनौती के रूप में उन्होंने बड़े प्रयास किए हैं, बड़े बड़े लीडर्स को वहां झोंका है पूरी ताकत के साथ में। अब देखो हेमंत बिस्वा ने, हालांकि वहां एक चीज चली है, सिर्फ एक मुद्दा बड़ा जबरदस्ती चला है कि हिंदुत्व की बात वो करते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बात वहां कर दी कि रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो, ये दो। ये सारा जो है ये जनता में ये संदेश देने का ही था कि भाई वो हिंदुत्व के पूरे पुजारी हैं और हिंदुत्व को लेकर ही चल रहे हैं। और असम में इस बात को थोड़ा बता दें कि गांव ढाणी तक भी हिंदुत्व को बहुत ज्यादा माना जा रहा है। अब कांग्रेस का वहाँ, तो कांग्रेस से वहां हो गया, कांग्रेस का वहाँ क्या आधा रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो वहां कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है, इसलिए वहां प्रियंका गांधी को प्रभारी बना के भी, चुनाव प्रभारी बना के भेजा गए। वहां के प्रभारी तो भंवर जितेंद्र सिंह है, लेकिन चुनाव प्रभारी के रूप में प्रियंका गांधी को भी वहां लगाया है, क्योंकि असम से एक बड़ी उम्मीद है। अन्य राज्यों में कांग्रेस का कि कोई हो सकता है, पढ़ सकता है, ये कोई नजर ऐसा उनको नहीं आ रहा। पांडुचेरी में हो सकता है कि मुकाबले में क्या स्थिति रहे, जीत जाए या ना जीत पाए, लेकिन असम से कांग्रेस को एक राज्य से बड़ी उम्मीद है। तो वहां उन्होंने हरियाणा से भी, राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लीडर्स की अभी कुछ दिन पहले लिस्ट आई थी, आपने देखी होगी। सिर्फ असम में भेजे हैं जब पूरी तरह से। बंगाल में इतने ड्यूटी किसी की लगी हुई ये नहीं देखा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लीडर गए हैं, केरल में भी भेजे जा रहे हैं जो कार्यकर्ता गुजरात से, महाराष्ट्र से और उधर जो कार्यकर्ता हैं कर्नाटक से हैं, उन लोगों को केरल शिफ्ट किया गया है। अब दोनों ही तरफ से कारण क्या है कि बीजेपी का अपना एक मैकेनिज्म है, हर स्टेट से कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में भेजा जाता है ताकि वो काउंटर कर सकें। स्पोक्स पर्सन भेजे जाते हैं जिस स्टेट का जो रहने वाला है उन लोगों के अंदर, जैसे मारवाड़ी समाज काफी संख्या में तमिलनाडु में भी है और वेस्ट बंगाल में भी, असम में भी है। वहां बड़ी संख्या में राजस्थान से कार्यकर्ताओं को भेजा जा चुका है, जा रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि होली के बाद से ये सिलसिला चल रहा है। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी का एक हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और बंगाल या असम, बंगाल में ये कारगर हो सकता है। क्या आपको लगता है कि साउथ में भी ये फैक्टर चल सकता है? देखिए योगेंद्र जी, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय नीति है उसमें एक चीज आ गई है बड़े स्पष्ट रूप से कि हमें सिर्फ हिंदुओं के वोट चाहिए। मुसलमानों को तो आउटराइट जो एक बड़ा भारी समूह है उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में जब हर राज्य में हिंदुओं के मुसलमानों का तो प्लस पॉइंट मिल ही जाता है कि खट से आप कांग्रेस के साथ में जुड़ जाएंगे, आप टीएमसी के साथ में जुड़ जाएंगे, जो भी बीजेपी के विरोधी दल उनके साथ में बढ़ जाएंगे, जैसे विजय के साथ में जुड़ जाएंगे तमिलनाडु में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ में जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि जो एक चेतना का स्वर बनना चाहिए वो मुझे लगता है कि न तो बंगाल में बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ में वैसा, और न आसाम में बन रहा। आसाम में तो उल्टा जो जिस तरह का एटमोस्फियर के जब वातावरण बनाया है जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर है उन्होंने, तो उससे लगता है कि लोग बहुत अलग तरीके से पेश आएंगे। बाकी तो क्योंकि हम लोग वहां उपलब्ध तो है नहीं, जो कुछ अखबारों के माध्यम से या लोगों के जुबान से जो पता लगता है उससे आता है कि वोट व्यवहार का जो सिलसिला बांटने का चला है, कैश दे करके आप
मत व्यवहार को प्रभावित कर लीजिए, संप्रदाय को एक जगह से जोड़ करके या काट करके आप प्रभावित कर लीजिए। ये भारतीय राजनीति का एक दूषित स्वरूप है जो कि ठीक नहीं है, और ये इन राज्यों में ये सब देखने को मिलेगा, और ये बड़ा दुखद होगा, क्योंकि बटा हुआ सब यूं यूं करके वोट देगा। जो हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं था वो होता हुआ आसाम में नजर आएगा, बंगाल में नजर आएगा, केरल में नजर आएगा, हर जगह आएगा। क्योंकि जो आप बता रहे ना, जैसे एक सीट और पार्षद वाला जो सिलसिला बना है, तो अपने आप में ये सब चीजें बन रही है जी। तो ये नतीजे कुछ भी निकले, लेकिन ये अच्छा मत व्यवहार नहीं है जो हमारे यहाँ स्थापित रहा है, वो बड़ा प्रभावी रहा है, और उसमें सारे समूह एक साथ मिलकर करते, अब कोई दूसरा होता ही नहीं है। जी जी, चलिए राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अगर मुद्दों की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मुद्दे बीजेपी का साफ मुद्दा है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स, और हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसी पे चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, बीजेपी का तो मतलब जब से उसका गठन हुआ है, जब से क्लियर कर दी यही है हिंदुत्व का मुद्दा। मतलब चाहे उसको मतलब बहुत पुराने जमाने से कहते हैं सांप्रदायिक पार्टी, लेकिन ताज्जुब की बात है कि भाजपा का और जनसंघ का भाई ये विचारधारा उनकी हिंदुत्व की रही है, वो शुरू से ही रही है। और जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी कि वो बीजेपी को रोकते, वो रोक नहीं पाए। वो जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती कि वो तुष्टीकरण करते रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो उसका कोर वोटर है या उसका समर्थक मतदाता वर्ग है, उसको ये प्रभावित करने में सफल रही कि तब जो हमारे विरोधी दल हैं वो एक समुदाय विशेष का तुष्टीकरण करते हैं और उसके बलबूते सत्ता में आ जाते हैं। तो हम तो ऐसे बहुसंख्यक वर्ग के प्रति जिम्मेदार हैं, हम उनके हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो लोगों को ये मतलब आम जनता को या उसका समर्थक वर्ग बढ़ा, तभी वो इतना सत्ता में आई। और देश के कई राज्यों में मतलब उसकी सत्ता आ रही है, रिपीट पे रिपीट हो रही है, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, जिसकी मतलब और फिर आने के बाद भाजपा ने ये किया भी, हिंदुत्व की जो उसकी नीति थी, ये कश्मीर से 370 हटाई, 50 साल से कहते आ रहे थे। आवाज कट रही है आपकी राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, आवाज कर रही हूँ। प्रमोद जी, क्या लगता है कि बहुत सारी चीजें बदल करके सामने आएंगे इस बार के चुनाव में, ये कहा जा सकता है, क्योंकि केरल फाइल्स को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई है, उस मूवी को लेकर केरल में इस तरह कुछ इम्पैक्ट आएगा, ममता बनर्जी को लेकर इस तरह की बातें कही जा रही है कि घुसपैठ ममता बनर्जी करे, घुसपैठ वो कौन सा रही है, ये सब आपके पास में वोटर केंद्र सरकार के पास में है, अधिकारी जो है कमिश्नर, पुलिस, डीजी कट रही है आवाज, आवाज कट रही है। स्टूडियो में दिक्कत है आपकी आवाज सर, मैं माफी चाहूंगा आवाज आपकी डिस्टर्ब आ रही है, क्योंकि आपको राजीव जी दोनों मुझे प्रेरणा दिखाए हैं। तो ये सब प्रवासी राजस्थान तो राजस्थान से भी काफी संख्या में लोगों को बड़ी संख्या में मारवाड़ी रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, आसाम में रहते हैं, तो वहां जाकर के और वो लोग चुनाव प्रचार करेंगे, वहां यूं कहूं कि जो कार्यकर्ताओं का जत्थे गए हैं, पार्टी अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब क्या होगा को पता लगेगा। लेकिन पहले से हमने कोशिश की है कि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो इलेक्शन अनाउंस है, ऐसे चीजें आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया, नमस्कार।